जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक सेकंड पेपर के 5th चैप्टर नाभिक यानी न्यूक्लियस के हम लोग न्यूमेरिकल को आज हम लोग करेंगे, आंकिक प्रश्नों को करेंगे। और आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आप सभी लोग बुक खोल लें और देखें, ये सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में देखिए 2 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं। लिथियम के 2 अस्थाई समस्थानिकों, ये दिया हुआ है 3Li6 और फिर लिथियम का एक दूसरा समस्थानिक है 3Li7। तो लिथियम के 2 अस्थाई समस्थानिकों, ये इनको दिया हुआ है कि बहुलता का प्रतिशत, बहुलता यानी प्रोबेबिलिटी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का जो प्रतिशत दिया हुआ है, देखें P1 की वैल्यू आपको दी गई है। देखें ये प्रोबेबिलिटी को हम P1 और P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 की वैल्यू आपको दी गई है 7.5। ये प्रतिशत में दिया है, लेकिन यहाँ प्रतिशत में ही मान रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। और P2 की जो वैल्यू दी गई है आपको, ये दिया हुआ है 92.5, ये प्रतिशत दिया हुआ है। और लिथियम के जो समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों का द्रव्यमान, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान दिया गया है। पहले समस्थानिक के द्रव्यमान को हम m1 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 6.01512 और U का मतलब AMU। तो U ये m1 का द्रव्यमान दिया है, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान दिया है, और दूसरे समस्थानिक का जो द्रव्यमान है वो m2 है। और m2 की वैल्यू आपको दी गई है 7.01600 यूनिट। तो आपसे पूछा जा रहा है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लिथियम के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो m की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फार्मूला P1m1 प्लस P2m2 फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, और अपान होता है ये P1 प्लस P2। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का फार्मूला दिया हुआ है। चलिए हम रखते हैं परमाणु द्रव्यमान यहाँ ज्ञात करते हैं। m इज इक्वल टू P1 की जो वैल्यू है ये 7.5 और m1 की वैल्यू 6.01512 और प्लस P2 की वैल्यू जो आपको दी गई है 92.5 और m2 की वैल्यू 7.01600 अपान हो जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू आपको दी गई है 92.5 और P1 की जो वैल्यू 7.5 है, ये है 7.5 और P2 की वैल्यू 92.5 है। अब इसको सॉल्व कर लेना है केवल। तो सॉल्व करने वाला काम आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और यहाँ इसको भी जोड़ लीजिए और जोड़ करके आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी लगभग वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, आप इसको कर डालिएगा। ये 6.941
यूनिट के करीब ये वैल्यू आएगी। यूनिट कहिए या AMU कह लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद ही कीजिएगा इतना। ये कोई बहुत 100% गारंटी नहीं कि ये जो लिखा गया है बिल्कुल सही ही होगा। इसको आप कर लीजिएगा, करने के बाद ही इसको कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे ही सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट को आप कर लीजिएगा। थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। नियान के 3 अस्थाई समस्थानिकों की बहुलता जिसको हम P1, P2, P3 लिख सकते हैं। तो बहुलता दिया गया है। बहुलता देखें, बहुलता जो दिया हुआ है वो P1, P2, P3 के रूप में आपको दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है, देखें यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है ये आपको 90.51%, 90.51%। और फिर P2 की जो वैल्यू दी गई है, ये P2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.27%, 0.27%। और फिर P3 की जो वैल्यू दी गई है ये दिया हुआ है 9.22%। इन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। चलिए, तो परमाणु द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान को हम M1, M2, M3, M1, M2, M3। तो चलिए, M1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 19.99 यूनिट। M2 की जो वैल्यू आपको दी गई है ये 20.99 यूनिट दी गई है, 20.99 यूनिट। और M3 की जो वैल्यू है ये आपको दिया है 21.99 यूनिट, ये दिया हुआ है। नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान को हम A रिप्रेजेंट करते हैं और नियान के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए देखें क्या होगा। ये होगा P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3। चूंकि ये औसत है तो औसत के लिए ये यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं और रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान हम निकाल लें। चलिए, P1 90.5 और इंटू M1 की जो वैल्यू है ये 19.99 है। और प्लस P2 की वैल्यू ये दिया हुआ है आपको 0.27 और इंटू M2। देखें M2 की वैल्यू क्या दिया है। M2 की वैल्यू आपको दी गई है 20.99 और प्लस P3 की वैल्यू है 9.22 और फिर M3 की वैल्यू आपको दिया गया है 21.99 अपॉन हम यहाँ कर देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देंगे। तो चलिए, P1 90.51 और फिर P2 प्लस P2 ये दिया हुआ है 0.27
और प्लस P3 की वैल्यू आपको दी गई है 9.22। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये लगभग क्या, ये 100 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर वही काम करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कुछ काम आप भी कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। इसका जोड़ तो हमने बता दिया, ये 100 आएगा। और तीनों को जोड़ने के बाद 100 से भाग दे दीजिएगा, यानी दशमलव का 2 अंक काट दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। और ये लगभग हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, लगभग ये 20.18 यूनिट आता है, लेकिन कर लीजिएगा इसके बाद ही। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे के और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, हम इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो करने वाला काम हम छोड़ देंगे, आप लोगों को करना होगा। नाइट्रोजन नाभिक तो ये जो है 7n14 नाइट्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। बंधन ऊर्जा को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने आपको बताया था कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बंधन ऊर्जा निकाली जाती है। जबकि Mn आपको दिया हुआ है और फिर आपको Mh दिया हुआ है और फिर Mn भी आपको दिया हुआ है। तो देखें यहां पर हम आपको बता दें कि द्रव्यमान क्षति निकालना होगा। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि न्यूक्लियानों का द्रव्यमान निकालते हैं। और न्यूक्लियान का द्रव्यमान निकालने के लिए जरा देखें, पहले ये देख लीजिए कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। तो परमाणु क्रमांक 7 है तो 7 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो 14 में से 7 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी। और फिर इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान ये आपको नाइट्रोजन का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है ये 14 नहीं होता है, बल्कि देखिए क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, इसको हम नोट कर लेते हैं। वास्तविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं Mn, नाइट्रोजन का रियल मास। तो नाइट्रोजन का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है ये 14 पॉइंट, ये होता है आपका 0000 और फिर ये होता है 307 यूनिट। ये नाइट्रोजन का यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ है Mh, मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम होता है और प्रोटियम का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ प्रोटॉन Mp। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर यूनिट में हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1.00
और फिर ये होगा 7825 यूनिट हो जाएगा। तो ये हुआ मास ऑफ प्रोटॉन। और फिर देखा जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम mn लिख दे रहे हैं। स्मॉल p का मतलब प्रोटॉन, स्मॉल n का मतलब न्यूट्रॉन, कैपिटल N का मतलब नाइट्रोजन। तो अब देखिए ये मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.00 और ये होता है 8665 ये यूनिट हो जाएगा। तो अब यहां पर हम सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियन निकालेंगे और मास ऑफ न्यूक्लियन मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे और इसके बाद उसमें से वास्तविक द्रव्यमान को हम माइनस कर देंगे तो द्रव्यमान क्षति निकलेगी। चलिए हम द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन का हम मास निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ दिया हुआ है, ये है आपका 1.007825। ये जो है 7 प्रोटॉन का मास हो गया और प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास। तो 7 क्योंकि न्यूट्रॉन भी 7 होता है, 7 न्यूट्रॉन ये हो जाएगा 1.008665 ये हो गया। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियन मिलेगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जब हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियन। और मास ऑफ न्यूक्लियन में से जो रियल मास होता है इसको हम माइनस कर देते हैं इन दोनों को ऐड करके, और इसमें से रियल मास को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14.00307। इसको आप सॉल्व करके द्रव्यमान क्षति निकालिए। तो समझे आपने? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ लीजिए। आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप करिएगा, ऐसे नहीं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए और दोनों को ऐड करने से करके उसमें से इसको माइनस कीजिए। जब माइनस करेंगे तो द्रव्यमान क्षति निकलेगा और ये डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0.11 और फिर ये हो जाएगा 236 यूनिट हो जाएगा डेल्टा एम। ये द्रव्यमान क्षति निकलेगी। जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, देखें डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति, और फिर हम लोग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाले थे कि अगर 1 यूनिट द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 यूनिट द्रव्यमान का मास ह्रास होता है तो वह मास जब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो वह 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो जब इतना मास जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, नाश हो रहा है, तो वो कितनी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी यह ज्ञात करने के लिए इसमें 931 में गुणा कर देंगे तो यह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और चलिए हम रख देते हैं 931.15 करके होता है, लेकिन ये जो है हम नॉर्मली रहने देते हैं। यही B इजकल टू डेल्टा एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। ये हो गया 0.11236 इंटू 931, 931 होता है, हमने आपको निकाल करके बताया था। ये हो जाएगा 931, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। और फिर इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो निकलेगी ये हो जाएगी 104.663 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 663
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से अगर आपसे द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा ना, तो द्रव्यमान क्षति आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने का जो मेथड है वो यही है, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना और फिर द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के बाद बंधन ऊर्जा ज्ञात करना, बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो यही होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बता देते हैं, लेकिन बताएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम कल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा गया है कई बार, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी पूछा गया है, तो इनको हम कल बता देंगे और कल जितने न्यूमेरिकल इसके पॉसिबल होंगे इनको बता देंगे। और इसके बाद फिर जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर का या अर्धचालक का, उसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर डालेंगे ना? सभी लोग कर डालिएगा, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी कर डालिएगा, करेंगे तभी ये हो पाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा है, समय अभाव की वजह से उसको नहीं बता पा रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल हम कोशिश करेंगे उसको अपलोड करेंगे। आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।